नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल, व्यापार जगत की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। मैं हूं असीम मिश्रा। तो देखते हैं खबरें अब तेज रफ्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान आज आतंकवाद से निपटने के लिए एक अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इस उच्च स्तरीय बैठक में आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक दृष्टिकोण, चुनौतियां और समाधान पर चर्चा होगी। इससे पहले विदेश मंत्री अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के विषय पर बैठक की अध्यक्षता की। ये दोनों विषय सुरक्षा परिषद में भारत के लिए प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। विदेश मंत्री ने अमेरिकी यात्रा के दौरान संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के साथ मुलाकात की। उन्होंने कहा कि यूएन महासचिव के साथ यूएनएससी में सुधार और यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा हुई। इसके साथ ही भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान एक साथ कार्य करने पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। विदेश मंत्री ने अमेरिका की यात्रा के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक से इतर आर्मेनिया के विदेश मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में BAPS स्वामीनारायण समुदाय के प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी समारोह में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज राजधानी दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन के 7वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। JP नड्डा कर्नाटक के कोप्पल में भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। JP नड्डा तेलंगाना के करीमनगर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए भाजपा दक्षिणी राज्यों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। इस लिहाज से उनके इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का 6वां संस्करण का जिंद आज से शुरू हो रहा है। मेघालय के उमरोई में 28 दिसंबर तक आयोजित इस सैन्य प्रशिक्षण में 11 गोरखा राइफल्स के सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। वहीं कजाकिस्तान के दक्षिणी क्षेत्रीय कमान के सैनिक अभ्यास में हिस्सा लेंगे। आज सरदार पटेल की 72वीं पुण्यतिथि है। 15 दिसंबर 1950 को आज ही के दिन उनका निधन मुंबई में हुआ था। सरदार पटेल को आजादी के बाद देश की एकता और अखंडता का सूत्रधार माना जाता है। सरदार पटेल ने उन 565 रियासतों का विलय करा के भारत को एक सूत्र में पिरोया था। सरदार पटेल ने गृह और सूचना प्रसारण मंत्रालय का भी कामकाज संभाला था। आज लोकसभा में तमिलनाडु के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजातीय आदेश दूसरा संशोधन विधेयक पर आगे की चर्चा जारी रहेगी। इस संशोधन से 2 समुदायों को तमिलनाडु में जनजातियों में शामिल किया जाना है। इस विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इस विधेयक में झारखंड में ST सूची में कुछ और समुदायों को शामिल किया जा सकेगा। लोकसभा में एंटी मैरीटाइम पायरेसी विधेयक पर भी आगे की चर्चा जारी रहेगी। इस विधेयक में भारतीय अधिकारियों को गहरे समुद्र में समुद्री डकैती के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार मिलेगा। राज्यसभा में कई अहम कार्य सूचीबद्ध हैं। प्रश्नकाल में कई अहम प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। वहीं कई अहम प्रस्तावनाएं भी सदन के पटल पर रखी जाएंगी। राज्यसभा में पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से ग्लोबल वार्मिंग पर एक चर्चा प्रस्तावित है। देश के भविष्य बच्चों की बुनियाद को और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के बाद अब देश भर में 14,500 स्कूलों में PM श्री योजना के तहत अपग्रेड करने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई केंद्र प्रायोजित योजना PM श्री स्कूल को बीते 7 सितंबर को मंजूरी दी थी। फर्स्ट फेज में इस योजना को 5 सालों के लिए 2022 से 2027 तक लागू किया जाएगा। इस योजना के कुल अनुमानित बजट 27,360 करोड़ रुपए है। वहीं इस बजट में 18,128 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी केंद्र सरकार की होगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने फिनलैंड की रोजगार मंत्री के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कौशल विकास में साझेदारी को मजबूत करने और कार्यबल की गतिशीलता को सुविधाजनक बनाने पर चर्चा की। DDA नई दिल्ली में विशेष आवास योजना 2021 के तहत प्रतीक्षा सूची वाले आवेदकों के लिए फ्लैटों के आवंटन के लिए ड्रॉ का आयोजन करेगा। बुधवार को लोकसभा में साल 2022-23 के लिए अनुपूरक अनुदानों के पहले बैच और साल 2019-20 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों को चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। केंद्र ने 3.25 लाख करोड़ अतिरिक्त नकद व्यय के लिए अनुपूरक अनुदान मांगे रखी थी। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था बेहद मजबूत स्थिति में है। डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति पर उन्होंने कहा कि दुनिया भर में करेंसी डॉलर के मुकाबले बुरी तरह से टूटी है, जबकि रुपए पर इसका असर कम हुआ है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विनियोग विधेयक संख्या 5 2022 और विनियोग विधेयक संख्या 4 2022 को भी लोकसभा ने पारित कर दिया। संसद ने नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन विधेयक पारित कर दिया। राज्यसभा ने इसे बुधवार को मंजूरी दी, जबकि लोकसभा में यह पहले ही पारित हो चुका था। बेंगलुरु में चल रही G20 की पहली फाइनेंस ट्रैक की बैठक के दूसरे दिन अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और कराधान प्रणाली पर प्रमुखता से चर्चा हुई। अंतर्राष्ट्रीय कराधान, वैश्विक स्वास्थ्य और वित्तीय समावेशन के मुख्य सत्र के अलावा अधिकारियों ने बहुपक्षीय विकास, बैंकों में सुधार और हरित प्रौद्योगिकी के वित्त पोषण की आवश्यकता पर चर्चा की। बैठक में कुल लगभग 184 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसमें G20 के साथ साथ 13 आमंत्रित सदस्य और 17 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में विश्व को प्रभावित करने वाले महंगाई, ईंधन की बढ़ती कीमतों जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके अलावा बैठक में आगे की प्राथमिकताओं पर भी सहमति बनी। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अजय सेठ ने कहा कि बैठक में अंतर्राष्ट्रीय कराधान पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली कंपनियों के लाभ पर कर को लेकर विचार विमर्श हुआ। अजय सेठ ने कहा कि बैठक में कोरोना महामारी पर भी विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के 21वीं सदी के अनुरूप काम करने की स्थिति का भी मूल्यांकन किया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत वैश्विक खाद्य और ऊर्जा संकट, जलवायु वित्त और क्रिप्टो विनियमन के लिए कुछ समाधान पेश कर सकता है। मुंबई में G20 के विकास कार्य समूह की बैठक में खाद्य, ईंधन और उर्वरक सुरक्षा से संबंधित तत्काल चिंताओं से निपटने में विकासशील देशों को सहयोग देने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। विश्व बैंक के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख ने बैठक में सतत विकास पर भारत के एजेंडे को आकार देने पर बात कही। बैठक में सतत विकास लक्ष्यों के प्रस्तावित उच्च स्तरीय सिद्धांतों, खाद्य, ऊर्जा और वित्तीय बाजारों में मौजूदा व्यवधान और अलग क्षेत्रों पर पड़ सकने वाले इसके प्रभावों पर विचार विमर्श हुआ। बैठक का मुख्य फोकस साझेदारी और समन्वित कार्यों को बढ़ावा देकर मुख्य डिजिटल परिवर्तन, हरित परिवर्तन और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर रहा। G20 की इस बैठक से इतर भारतीय कला और शिल्प से प्रतिनिधियों को रूबरू कराने के लिए एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। इसमें भारतीय हथकरघा से जुड़े कलाकारों और शिल्पकारों को अपनी रचनात्मकता के प्रदर्शन के लिए मंच प्रदान किया गया। इस प्रदर्शनी को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। पीएम मोदी ने प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव का बुधवार को शुभारंभ किया। अहमदाबाद स्थित BAPS स्वामीनारायण संस्था के वैश्विक मुख्यालय में हुए भव्य समारोह में पीएम मोदी ने 1 महीने तक चलने वाले उत्सव की शुरुआत की। महान आध्यात्मिक गुरु के जीवन संदेशों को बहुत सम्मान और सराहना मिली और अनुयायियों ने उसे आस्था, विश्वास के साथ अपनाया। पीएम ने प्रमुख स्वामी महाराज की विशाल प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन मूल्यों को प्रेरणा स्रोत बताया। पीएम मोदी ने अक्षरधाम मंदिर भी गए। वहां प्रधानमंत्री ने दर्शन और पूजा अर्चना की। देश में राशन कार्डों के माध्यम से खाद्य पदार्थों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी के लिए एक देश एक राशन कार्ड योजना के तहत पिछले 3 वित्तीय वर्षों में 46.86 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। GI के वर्तमान संग्रह की संख्या बढ़ाते हुए असम के विख्यात गमोसा, तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम, लद्दाख के रक्त से खुबानी, महाराष्ट्र के अलीबाग सफेद प्याज को प्रतिष्ठित GI टैग प्रदान किया गया। इसी के साथ भारत के GI टैग की संख्या बढ़कर अब 432 हो गई है। GI की अधिकतम संख्या वाले शीर्ष 5 राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और केरल हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के निदेशक मंडल की 32वीं बैठक। IICA ने DSN-LU के साथ पाठ्यक्रमों का विकल्प देने, अनुसंधान और प्रकाशन, ज्ञान की उन्नति, क्षमता निर्माण, जागरूकता और बेकारात्मक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष ने आगरा और बाराबंकी में पादुकाएं बनाने वाली मशीनें और 200 बी बॉक्स वितरित किए। किसानों के लिए बागवानी परियोजनाओं की स्वीकृति हुई सरल। 8 माह के बजाय मात्र 45 दिनों में मिलेगी मंजूरी। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा किसान की चिंता को
छीना, हुआ सुरक्षित कल। सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। 3 महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और अब कुछ दूसरी अहम खबरें। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष में 4.36 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय करने के बावजूद राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल करने में सफल रहेगी। एमपी के सीएम ने उज्जैन के श्री महाकाल महालोक और महाकालेश्वर मंदिर में Jio 25G सेवा की शुरुआत की। सरकार IRCTC में 5% तक हिस्सेदारी बेचेगी। हिस्सेदारी बिक्री पेशकश के जरिए 680 रुपए प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य पर बेची जाएगी। भारत उन शीर्ष 3 देशों में शामिल है जहां 2022 के दौरान इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों में सबसे अधिक मालवेयर के जरिए साइबर हमले हुए। सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के संगठन नैस्कॉम की CSR इकाई नैस्कॉम फाउंडेशन ने कहा कि वो आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत मार्च 2024 तक 35 लाख लोगों को डिजिटल रूप से सक्षम और कुशल बनाएगा। केंद्र सरकार परिधान समेत अन्य संबंधित उत्पादों के लिए अगले साल की शुरुआत में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को अंतिम रूप दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर टाटा पावर से जवाब मांगा। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि 2014 से 22 के दौरान कृषि क्षेत्र के लिए बजट में लगभग 6.22 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। एसबीआई ने अपने व्यवसायों को मजबूत बनाने के लिए मार्च 2024 तक 81 बॉन्डों के जरिए 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण दूसरी तिमाही में करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़कर 37 तिमाहियों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इंडिया रेटिंग्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में घाटा 23.9 अरब डॉलर या फिर 2.8% था। प्रतिकूल वैश्विक परिस्थितियों के चलते वस्तुओं के निर्यात में गिरावट का रुख देखने को मिल रहा है। पिछले 3 वर्षों में सिर्फ 0.4% काश्तकारों को जमींदारों से तेलंगाना सरकार की बहुचर्चित रैयतू बंधु आय सहायता का हिस्सा प्राप्त हुआ, जबकि केवल 1% को फसल क्षति के लिए मुआवजा मिला। YouTube ने एक नया फीचर शुरू किया जो यूजर्स को उनके कमेंट्स को अपमानजनक पाए जाने पर चेतावनी देगा। एप्पल ने फ्री फॉर्म नामक एक नया व्हाइट बोर्ड एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसे रचनात्मक बुद्धिशीलता और सहयोग के लिए डिजाइन किया गया है। अमेरिका के लुइसियाना प्रांत में चक्रवाती तूफान से 2 लोगों की मौत। प्रशासन ने कहा चक्रवात के कारण कई घरों और अस्पतालों को नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले समय में फिर से तूफान का कहर उठ सकता है। प्रशासन ने तूफान के बढ़ते कहर को देखते हुए लोगों से घरों में रहने को का आग्रह किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने अल बायत स्टेडियम में मोरक्को और फ्रांस के बीच फीफा विश्व कप का सेमीफाइनल मैच देखने के लिए कतर का दौरा किया। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कतर के अमीर के साथ मुलाकात की। शेख तमीम बिन ने सेमीफाइनल मैच में फ्रांस की जीत पर एमिनल मैक्रोन को बधाई दी। अमेरिका के केंद्रीय फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। फेडरल रिजर्व ने पॉलिसी रेट में 0.50% बढ़ाने का फैसला किया है। फेडरल रिजर्व ने बेंचमार्क रेट 4.25 से बढ़ाकर 4.5% कर दिया है। इस साल लगातार 7वीं बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया। विशेषज्ञों के मुताबिक महंगाई पर काबू पाने के लिए फेडरल रिजर्व का यह कदम काफी उपयोगी साबित होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिका अफ्रीका शिखर सम्मेलन में अफ्रीका के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अफ्रीका महाद्वीप में मुक्त व्यापार क्षेत्र के साथ नया समझौता किया गया है जिसमें अफ्रीकी देशों में $1.5 बिलियन की धनराशि मुहैया कराई जाएगी। बाइडेन ने अफ्रीका के विकास में हर संभव प्रयास का वादा किया। अमेरिका अफ्रीका 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा समेत जलवायु परिवर्तन के विषय पर भी चर्चा शामिल है। पेरू में राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। पेरू में पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो को पद से हटाए जाने के बाद से विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है।
प्रदर्शनकारी आम चुनाव कराए जाने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान हिंसक झड़पों में कई लोगों की मौत हो गई है। ये लड़ाई अक्टूबर में शुरू हुई जब अभियोजक के कार्यालय ने पेट्रो के खिलाफ एक संवैधानिक शिकायत दायर की थी। WHO के महानिदेशक ने कोरोना महामारी के खिलाफ उम्मीद जताते हुए कहा कि अगले वर्ष तक संभावना जताई जा रही है कि इस महामारी को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं माना जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन आने वाले समय में कोरोना महामारी के संबंध में बैठक का आयोजन करेगा, जिसमें कोरोना की मौजूदा स्थिति को लेकर चर्चा की जाएगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि राजधानी कीव में रूस की तरफ से हमला फिर से शुरू हो गया है। उन्होंने रूस पर आरोप लगाते हुए कहा कि ड्रोन हमलों के जरिए 2 प्रशासनिक इमारतों को निशाना बनाया गया, लेकिन सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर हमले को नाकाम कर दिया। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की रक्षा के लिए अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों पर जोर देते हुए कहा कि इस सप्ताह रक्षा उपकरण के संबंध में कई अहम बैठक हुई जो सफल रही है। फीफा के दूसरे सेमीफाइनल में गत विजेता फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही फ्रांस लगातार दूसरी बार फाइनल में अपनी जगह बनाई है। इस मुकाबले में फ्रांस की ओर से थियो ने 5वें मिनट में पहला गोल दागा। फ्रांस की तरफ से दूसरा गोल रैंडल ने 79वें मिनट में किया। फाइनल मुकाबला फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच रविवार को खेला जाएगा। सेमीफाइनल में हार के बाद अब मोरक्को की टीम तीसरे स्थान के लिए शनिवार को क्रोएशिया के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन भारत ने चेतेश्वर पुजारा और श्रेयस अय्यर की शानदार द्विशतकीय पारियों की मदद से 6 विकेट खोकर 278 रन बना लिए हैं। ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 50 छक्के पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। ये उपलब्धि उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन बुधवार को हासिल की। ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले जा रहे 5 मैचों की महिलाओं की T20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में भारत को 21 रन से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद भारतीय टीम सीरीज में 1-2 से पीछे हो गई है। सीरीज का चौथा मुकाबला 17 दिसंबर को खेला जाएगा। आईसीसी की ताजा वनडे बैटिंग रैंकिंग भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली 2 पायदान ऊपर चढ़कर 8वें नंबर पर पहुंच गए, जबकि ईशान किशन 117 स्थान के छलांग के साथ 37वें नंबर पर पहुंच गए हैं। बल्लेबाजी रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन ने अपनी नंबर 1 उपलब्धि में एक और इजाफा करते हुए विराट कोहली की ऑल टाइम रेटिंग की बराबरी कर ली है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH नेशंस कप 2022 में दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। सेमीफाइनल में भारत का सामना 16 दिसंबर को आयरलैंड के साथ होगा। बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू को हाल ही में रिलीज हुई स्ट्रीमिंग फिल्म ब्लर के लिए उन्हें बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। इस तरह अपने द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री ने लखनऊ में अपनी अगली परियोजना द वैक्सीन वॉर की शूटिंग शुरू कर दी है। पिया अलबेला एक्ट्रेस श्रीन दास अपनी अदाकारी और स्टाइल को लेकर खबरों में बनी रहती हैं। अब एक्ट्रेस नए शो कथा अनकही का हिस्सा बनने जा रही हैं। बॉलीवुड एक्टर रणवीर कपूर और एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की नई फिल्म का टाइटल तू झूठी मैं मक्कार सामने आ गया है। फैंस को इस फिल्म और इसके टाइटल का बहुत बेसब्री से इंतजार था। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार और इमरान हाशमी की फिल्म सेल्फी 24 फरवरी 2023 को रिलीज होगी। फिल्म सेल्फी में अक्षय कुमार के साथ इमरान हाशमी की मुख्य भूमिका में है। तमिल सुपरस्टार विजय सेतुपति अपनी लेटेस्ट पोस्ट की फोटो में बिल्कुल अपने स्ट्रगल के दिनों वाले अवतार में नजर आ रहे हैं। उनके ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर हर कोई हैरान है। विजय ने अपना वजन भी घटाया है। वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो की फिल्म स्ट्रेंज वर्ल्ड 23 दिसंबर से ऑनलाइन स्ट्रीम होगी। स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म का ट्रेलर काफी बेहतर है। हॉलीवुड जगत इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर, डांसर और डीजे स्टीफन बॉस अब इस दुनिया में नहीं रहे। बताया जा रहा है कि बॉस ने आत्महत्या कर ली है। इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति।